अमेरिका की विदेश नीति थी उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे साम्यवादी चीन की विदेश नीति, यानी कि चीन की विदेश नीति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, चीन की विदेश नीति के उद्देश्य कौन कौन से हैं, और विश्व राजनीति में जो चीन की विदेश नीति है वो किस प्रकार से दूसरे देशों को प्रभावित करती है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो साथ ही मैंने यहाँ से लिखा है कि साम्यवादी चीन की विदेश नीति, इसमें मैंने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के अभ्युदय का महत्व, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसके अभ्युदय का क्या अध्ययन करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा कि चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त होना। दूसरा जो मैंने कहा लिखा है कि नवीन शक्ति संतुलन। तीसरा है अमेरिकी नीति की विफलता। नंबर 4 है पश्चिमी गुट की नीति में बुनियादी परिवर्तन। नंबर 5 है सोवियत संघ के लिए वरदान या अभिशाप। ठीक है। नंबर 6 में तो मैंने लिखा कि संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव। नंबर 7 है नवीन अंतर्राष्ट्रीय संरचना का उत्पन्न होना। पूर्व में दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनीति का प्रभाव। तो चीन की जो विदेश नीति है इस प्रकार से उसकी जो मेन विशेषताएं हैं वो मैंने यहाँ लिखी है। तो सबसे पहले अपन सामान्य जो परिचय है चीन का वो पढ़ लेते हैं। भारत का पड़ोसी देश रहा है चीन, और जो है चीन को जो है एशिया का रोटी कहा गया है। वर्तमान में जो चीन है वो विश्व में जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर भारत है, और जो है वहाँ द्वितीय जो है साम्यवादी चीन जो है यानी कि सोवियत संघ के साथ साथ जो साम्यवाद का प्रसार करने में दिख रहा है। तो साम्यवाद देशों की श्रेणी में चीन को गिना जाता है। तो अपन पढ़ते हैं जो चीन का जो सामान्य परिचय उसके बारे में 12 महीना देख लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। ये बहुत वहां परीक्षा में पूछ लिया जाता है, एशिया का रोगी किसे कहा जाता है, तो याद ध्यान रखिए चीन को कहा जाता है। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान जैसी शक्तियों ने कहा उसका खूब राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया, यानी कि जो पहले महाशक्तियां रही ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान, इन शक्तियों ने जो है चीन का बहुत आर्थिक और राजनीतिक आर्थिक शोषण किया है। वह उसे पूर्व का तरबूज समझते थे, पूर्व का तरबूज समझा गया है चीन को। किंतु साम्यवादी क्रांति, यानी कि साम्यवादी जो क्रांति हुई है वो 1949 में हुई है। ये बात आपको 2 नंबर के सवाल में पूछी जा सकती है कि साम्यवादी जो क्रांति हुई है 1949 में हुई है। किंतु साम्यवादी क्रांति के बाद विश्व राजनीति में महाशक्ति के रूप में चीन का उदय हुआ, यानी कि 1949 में जो क्रांति उसके बाद जो है साम्यवादी चीन ने विश्व पटल पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ी है। महाशक्ति के रूप में जो उसका उदय हुआ है। आज न्यूक्लियर भौतिकी के क्षेत्र में चीन पश्चिमी देशों की बराबरी पर है, यानी न्यूक्लियर क्षेत्र यानी परमाणु शक्ति के मामले में जो है महाशक्ति में जो चीन है वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चीन की अर्थव्यवस्था 13% की दर से छलांग लगा रही है, जो विश्व के अन्य देशों के लिए चलने की बात है। यानी चीन की जीडीपी की बात करें तो सभी देशों के मुकाबले जो है वो बहुत ज्यादा है। एक अध्ययन के अनुसार चीन के पास 450 परमाणु हथियार, इतनी बड़ी आर्थिक सामरिक शक्ति से कोई पड़ोसी देश वो नहीं लेना चाहता। यानी कि जो परमाणु हथियारों के संदर्भ में चीन की बात करें तो चीन के पास जो काफी मात्रा में जो परमाणु हथियार है, कोई भी देश है वो चीन से शत्रुता नहीं करना चाहता या दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। चीन की बढ़ती हुई शक्ति के परिप्रेक्ष्य में चांद ने वर्षों पूर्व कहा था, यानी कि गांधी विचारक है चांद ने, उन्होंने कहा कि विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है और जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के हाथ में आगामी 5 शताब्दी तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। यानी कि चीन है तो विश्व की शांति है वो चीन पर निर्भर करती है, और जो कोई चीन को समझ लेगा कि वो 5 शताब्दी तक विश्व राजनीति उसके हाथ में जो है कुंजी होगी, विश्व राजनीति को समझने की उसके पास क्षमता होगी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में संबंध में चेतावनी देते हुए नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो कह रहा है कि वहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसे सोने को, क्योंकि वह जब उठेगा तो पूरी दुनिया को हिला देगा। तो अगर चीन के संदर्भ में इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षा में आने चाहिए। ठीक है ना। साम्यवादी क्रांति के बाद चीन के व्यवहार ने उपरोक्त कथन को सत्य कर दिखाया। वर्तमान समय में चीन की कोटि की रूस और अमेरिका पूरी विश्व के अन्य दूर पड़ोसी देशों को परेशान की हुई, यानी कि है उसे जो है सभी देश भयभीत या भय के माहौल में है। इस प्रकार से जो है
यह सामान्य परिचय हो गया। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन की अहमियत का महत्व, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो चीन है वो किस प्रकार अपना महत्व रखता है वो अपन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर आज अनेक कारणों से चीन का विशिष्ट महत्व है। आर्थिक सुधारों ने चीन को विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बना दिया है कि विश्व में आज अपन देखें तो चीन की जो जीडीपी है वो बहुत अच्छी स्थिति में है और आज आर्थिक महाशक्ति का दर्जा अपन चीन को दे सकते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था का नियंत्रण आज भले ही पाश्चात्य देशों के हाथों में हो, लेकिन वे चीन की उपेक्षा नहीं कर सकते। उन्हें चीन का बाजार चाहिए क्योंकि चीन दुनिया का विशालतम जनसंख्या वाला देश है। पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों को डर है कि भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के समानांतर धूल के रूप में चीन की अर्थव्यवस्था न उभर जाए। चीन पाश्चात्य भूमंडलीकरण को अपनी शर्तों पर ही मानने के लिए तैयार है। बौद्धिक संपदा के मुद्दे पर चीन ने विश्व व्यापार संगठन पर अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर दिया, यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है WTO तो और के मामले में जो है अमेरिका को एक तरह से उसने कटघरे में खड़ा कर दिया। विश्व व्यापार संगठन और अमेरिका को दुनिया भर को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता के लिए राजी करने की मुहिम चलाने वाला अमेरिका नहीं चाहता था कि चीन इसका सदस्य बने, यानी कि जो चीन अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो नहीं चाहता कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कौन बने, चीन बने। उसने जो विश्व व्यापार संगठन चीन को एक तरह से इसके जाल में फंसा दिया। एक गांधी विचार फ्रेडमैन वो अपने शब्दों में कह रहे हैं कि साम्यवादी नेतृत्व में एक एकीकृत राष्ट्रीय शक्ति के रूप में चीन का अभ्युदय अर्वाचीन वर्षों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है, यानी कि एकता के रूप में जो चीन का विकास हुआ है वो एक अद्भुत घटना है। यह एक ऐसी घटना है जिसने विश्व की राजनीति में अनेक नए मोड़ और अनेक परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। तो वो कौन कौन सी एक तरह से परिस्थितियां उत्पन्न की हैं वो मैंने यहाँ पर देखी कि चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त हुआ है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में बात करें तो चीन जो है आज के समय में जो है तीसरी महाशक्ति, यानी कि अमेरिका, रूस, सोवियत संघ के बाद चीन जो है तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त हो गया है। नवीन शक्ति संतुलन, अमेरिकी नीति की विफलता, पश्चिमी गुट की नीति में बुनियादी परिवर्तन, सोवियत संघ के लिए वरदान या अभिशाप। तो यहाँ हम देखते हैं चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त होना, ठीक है ना। तो स्वयं चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा। यद्यपि साम्यवादी क्रांति से पूर्व चीन की गणना विश्व की 5 महाशक्तियों में थी, यानी कि साम्यवादी क्रांति थी उससे पहले जो है चीन की गणना जो है चीन की जो गणना है वो 5 महाशक्ति थी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चीन। संयुक्त संघ में भी जो है इनको वीटो पावर मिला हुआ है, किंतु वास्तविक अर्थों में चीन एक महाशक्ति नहीं था। क्योंकि उस समय अगर देखें चीन के संदर्भ में उस समय जो है चीन एक तरह से महाशक्ति नहीं था क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसकी गणना द्वितीय श्रेणी के राष्ट्रों में की जाती थी, परंतु साम्यवादियों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली और सुसंगठित चीन का अभ्युदय हुआ। यानी साम्यवादियों के विस्तार हुआ तो उसमें जो है चीन ने जो काफी विकास किया। साम्यवादियों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली और सुसंगठित चीन का अभ्युदय हुआ और आज वास्तविक अर्थों में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ के बाद साम्यवादी चीन विश्व की तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त कर सका है। अमेरिका और सोवियत संघ के बाद जो है तीसरी महाशक्ति के राष्ट्रों में जो है साम्यवादी चीन की गणना की जाती है। दूसरा पर बात करते हैं नवीन शक्ति संतुलन। एक तरह से जो विश्व में जो महाशक्तियां थी तो उसमें जो है शक्ति संतुलन स्थापित करने में एक तरह से मदद मिली है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संसार का एकमात्र साम्यवादी देश सोवियत संघ था, यानी कि जब विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जो है साम्यवादी देश सिर्फ सोवियत संघ था। उसके बाद जो है साम्यवाद का प्रसार है चीन में हुआ है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद संसार की सबसे अधिक जनसंख्या वाले तथा रूस के बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल रखने वाली चीन के साम्यवादी बन जाने से रूसी गुट की शक्ति में असाधारण वृद्धि हुई। यानी कि जो जनसंख्या के मामले में जो पहले स्थान पर और क्षेत्रफल के मामले में जो दूसरे स्थान पर है, तो उसमें जब साम्यवाद का प्रसार हुआ तो सोवियत संघ के क्षेत्र में भी जो है एक तरह से विस्तार हुआ, क्योंकि वो साम्यवाद का प्रसार करना चाहता था। तो इससे साम्यवादी बन जाने से रूसी गुट के शक्ति में
वृद्धि हुई। यदि इसमें पूर्वी यूरोप के सोवियत पक्षपाती राज्य जैसे पूर्वी जर्मनी, उत्तरी कोरिया, वाया मंगोलिया को सम्मिलित किया जाए तो सोवियत ग्रुप के पास 94 करोड़ 49 लाख जनसंख्या और जो है बहुत बड़ा क्षेत्रफल हो जाता था। इससे विश्व का शक्ति संतुलन जो पहले जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में था, अब वह सोवियत ग्रुप के पक्ष में हो गया। इस तरह से जो है विश्व में जो है शक्ति संतुलन व्याप्त हो गए। यानी कि पहले जो है अमेरिका के पक्ष में था और जो है साम्यवादी का विस्तार हो गया, सोवियत संघ हो गया, चीन हो गया। तो एक तरह से जनसंख्या प्लस काफी भूभाग क्षेत्र सोवियत संघ के पक्ष में हो गया। तो इस तरह से जो विश्व में शक्ति संतुलन की स्थापना हो गई। तीसरे बिंदु के साथ यहाँ पर बात करते हैं अमेरिकी नीति की विफलता, क्योंकि अमेरिका के द्वारा जो साम्यवादी चीन को बड़ी आर्थिक सहायता समय दी गई, फिर भी जो है वो कम्युनिस्टों को रोकने में नाकाम रहा। साम्यवादी चीन की सफलता सुदूर पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति की बहुत बड़ी विफलता है। ये कि सुदूर पूर्व में जो संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति है वो वहां विफल रही। वाशिंगटन ने चांगकाई शेक को बनाए रखने के लिए पानी की तरह धन पाया। जो वाशिंगटन है उन्होंने चांगकाई को शासक बनाए रखने के लिए उसको काफी मात्रा में पैसा दिया। जापान की विजय के बाद उसने इसे 14 करोड़ 15 लाख डॉलर के जहाज दिए। यानी जापान विजय के पश्चात है वाशिंगटन ने चांगकाई शेक को 14 करोड़ 15 लाख जो है डॉलर के जहाज दिए। 70 करोड़ डॉलर उधार के पट्टे के अंतर्गत दिए तथा 1948 के चीन कानून के अनुसार 12.5 करोड़ डॉलर का अनुदान उसको दिया गया है। किंतु इतनी अधिक सहायता के बाद भी वह चांग द्वारा कम्युनिस्टों को नहीं हरा सकी। अभी तो राष्ट्रवादी चीन के सेनापतियों की अयोग्यता के कारण संघर्ष में बहुत सी सैनिक सामग्री लड़ाई के लोग के रूप में साम्यवादी चीन को प्राप्त हुई। इस जगह जो है अमेरिका को एक विफलता की नीति का सामना करना पड़ा। नंबर 4 यहाँ पर है कि पश्चिमी गुट की नीति में बुनियादी परिवर्तन। यानी कि पश्चिमी जो राष्ट्रों की नीति थी उसमें जो है बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। पश्चिमी गुट की नीति परिस्थिति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जैसे पहला है एशिया में कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने सैनिक संधियां करने तथा सीटों बनाने की नीति स्वीकार करी, यानी साम्यवाद को रोकने के लिए। दूसरा सुधार हम देखते हैं कि अमेरिका ने फारमोसा में चांग सरकार की रक्षा को अपना उत्तरदायित्व मान लिया। तीसरा जो कारण रहा कि इनके अभ्युत्थान ने संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत तथा जापान के उद्योग धंधों के विकास के लिए तथा पूर्व में लोकतंत्र का दुर्ग बनाने के लिए बड़े परिणाम में सहायता देने को बाधित किया। अमेरिका के द्वारा आर्थिक सहायता दी गई। अमेरिका ने यह भी निश्चय कर लिया कि आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं अपने सैनिक साधनों से भी प्रत्यक्ष रूप से साम्यवादी प्रसार का विरोध करेगा। यानी कि साम्यवाद का जो अपने साधनों के बलबूते पर जो साम्यवाद का प्रसार नहीं करने देगा। इसी निश्चय के फलस्वरूप 1950 में दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजी। इस प्रकार जो है पश्चिमी गुटों की नीति में बुनियादी परिवर्तन हुआ। नंबर 5 देखते हैं कि सोवियत संघ के लिए वरदान या अभिशाप। तो सोवियत संघ के लिए एक तरह से वरदान भी रहा और एक तरह से अभिशाप भी रहा। वो इस तरह रहा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से तो साम्यवादी देश कौन रहा, चीन रहा। लेकिन धीरे धीरे जो है चीन में भी साम्यवाद का प्रसार हुआ। तो इस तरह से जो है सोवियत संघ के गढ़ का विस्तार हो गया। ठीक है ना, यानी 2 राष्ट्र साम्यवादी हो गए। तो ये एक तरह से इसका वरदान साबित हुआ। लेकिन सोवियत संघ को यह डर था कि साम्यवादी गुट का समर्थन करने वाला गढ़ न बन जाए चीन। और इसी परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि सोवियत संघ और साम्यवादी चीन के बीच है अनेक मतभेद उभर कर सामने आ गए। तो इस कारण ये एक अभिशाप का कारण भी रहा। तो वरदान और अभिशाप दोनों ही रहे कि सोवियत संघ के लिए चीन में साम्यवादी की विजय एक वरदान और अभिशाप दोनों ही थी। यह एक वरदान थी क्योंकि इसमें साम्यवादी गुट की जनसंख्या, साधन, स्रोतों और शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। जैसे चीन में साम्यवाद का विस्तार हुआ, सोवियत संघ का गढ़ एक तरह से बढ़ गया। परंतु साथ ही इसने सोवियत संघ के लिए बाहरी कठिनाइयों को के बीच भी नींद थी। सोवियत संघ के लिए परेशानी उत्पन्न करने वाला भी था। चीन में साम्यवादियों की विजय से यह संभावना बन गई कि
चीन साम्यवादी गुट के नेतृत्व के लिए सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी सिद्ध हो सकता है, यानी कि ये साम्यवादी गुट का नेतृत्व करेगा और सोवियत संघ के लिए प्रतिद्वंदी साबित होगा। और ऐसा हुआ भी। बाद में सोवियत संघ और साम्यवादी चीन के बीच अनेक गंभीर मतभेद उभर कर सामने आए, यानी कि दोनों देशों के बीच है अनेक जो दोष है वो व्याप्त हो गए। फिर साथियों पर यहाँ देखते हैं कि संपूर्ण एशिया पर जो है क्रांतिकारी प्रभाव, यानी कि चीन के अनुमति से जो है संपूर्ण एशिया पर जो है क्रांतिकारी जो प्रभाव यहाँ पड़ने लगे। पामर और पार्किंसन की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ हैं पामर पार्किंसन। तो ये क्या कह रहे हैं कि पामर पार्किंसन अपने शब्दों में कह रहे हैं कि चीन में साम्यवादी क्रांति का संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ना निश्चित है। चीन की साम्यवादी क्रांति ने एक और एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया, तो दूसरी ओर एशियाई विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया। यानी कि साम्यवादी पामर पार्किंसन कह रहे हैं साम्यवादी चीन के बारे में कि साम्यवादी क्रांति ने एक और एशिया और अफ्रीका में जो है राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रोत्साहित करने में योगदान दिया है, दूसरी ओर एशियाई विकास के मार्ग में अवरुद्ध किया है। एशियाई विकास जो मार्ग है उसको अवरुद्ध करने का कार्य किया है। चीन भारत को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानकर एशिया और अफ्रीका में भारत विरोधी वातावरण उत्पन्न करने को सतत प्रयत्न करता रहा है। यानी कि चीन जो है भारत को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानता है और एशिया और अफ्रीका में भारत विरोधी वातावरण उत्पन्न करने का सतत प्रयास करता रहा है। तो इस प्रकार से जो है संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव इसका पड़ा है। फिर नंबर 7 आता है कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का उत्पन्न होना, यानी कि चीन के उद्देश्य से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक समस्याओं का जो है जन्म हुआ है कि साम्यवादी चीन की स्थापना से नई अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उत्पन्न हुई। इसमें दो उल्लेखनीय समस्याएं हैं कि पहली समस्या साम्यवादी चीन को मान्यता, यानी कि साम्यवादी चीन की मान्यता तथा उसके प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र संघ में बिठाने की थी। इस प्रश्न पर अमेरिका तथा ब्रिटेन में गंभीर मतभेद रहे। अमेरिका के प्रबल विरोध के कारण 1971 तक साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के सभी प्रयत्न विफल हो गए। 1971 तक जो है उसको अमेरिका के विरोध के कारण संविधानों का सदस्य नहीं बनाया गया। दूसरी समस्या फार्मोसा की है। चीन से भागने के बाद 7 सितंबर 1949 को चांग काई शेक ने फार्मोसा टापू पर शरण ली तथा ताइपे नगर को चीनी गणराज्य की राजधानी घोषित किया। 13,857 वर्ग मील का यह टापू चीन के तट से 115 मील दूर ही है और चीन जो है इस पर अपना कब्जा चाहता है। चीन कहता है कि ये प्रदेश जो है वो चीन का हिस्सा है। यानी कि साम्यवादी चीन जो है इन्हें चीन का हिस्सा मानता है और इस पर अपना अधिकार करना चाहता है। किंतु उसका कहना है कि इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना की सहायता से चांग का शासन करने के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन टापुओं को हस्तगत करने और उसके प्रयत्नों ने पिछले कई वर्षों से महान अंतर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न किए, यानी कि सीमा विवाद की समस्या को उसको कह सकते हैं। फिर पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनीति पर प्रभाव, यानी कि साम्यवादी चीन जो दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, उसकी राजनीति पर भी काफी प्रभाव यहाँ पड़ा है। तो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया की राजनीति पर चीनी क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। के.एम. पणिकर वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कहते हैं अपने शब्दों में के.एम. पणिकर कि चीन एक महाशक्ति बन गया है और इस रूप में मान्यता प्रदान किए जाने पर जोर दे रहा है। यानी कि ये मान्यता चीन को दी जाए, इस मान्यता प्रदान किए जाने पर वो जोर दे रहा है। इस प्रकार की मान्यता जिन सामंजस्यों की मांग करती है वे सरल नहीं है और सुदूर पूर्व में जो संघर्ष है वह इस प्रतिवाद का परिणाम है। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में चीन अमेरिका एक दूसरे के प्रबल प्रतिद्वंदी बन गए। यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में चीन जो है अब चीन और अमेरिका वो एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी बन गए, जिससे यह प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संकट क्षेत्र क्राइसिस एरिया एक तरह से वो बन गया है। संक्षेप में बस कहें कि
पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर में पहुंच गया है। वह 1949 के बाद सत्य से पूरा डॉक्टर हरीश कपूर अपने शब्दों में कह रहे हैं कि विश्व राजनीति में शक्ति संपन्न देश के रूप में चीन का अभ्युदय एक रोमांचकारी घटना है। तो चीन के अभ्युदय से विदेश नीति के जो प्रभाव हैं या विशेषताएं हैं वो अनेक बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं कि चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त होना, नवीन शक्ति संतुलन, अमेरिकी नीति की विफलता, पश्चिमी कूटनीति में बुनियादी परिवर्तन, सोवियत संघ के लिए वरदान या अभिशाप, संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव, नवीन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का उत्पन्न होना, पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनीति पर प्रभाव। तो ये बिंदु साथियों आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें कि आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब साथियों अपन एक बिंदु यहाँ और देखते हैं कि चीन की विदेश नीति के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। चीन की विदेश नीति के उद्देश्य यहाँ पर देखिएगा साथियों चीन की विदेश नीति के कौन कौन से उद्देश्य हैं। जैसे अपन अमेरिका के संदर्भ में पढ़ा कि अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्य कौन कौन से थे, उसी प्रकार जो है साम्यवादी चीन की विदेश नीति के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो चीन की विदेश नीति के लक्ष्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है राष्ट्रहित और दूसरा है विश्वव्यापी क्रांति का दूरवर्ती लक्ष्य। यानी कोई भी देश है जो अपनी विदेश नीति का संचालन करता है तो सबसे पहले वो अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखता है, यानी राष्ट्रीय हितों को जो है सबसे पहले महत्वपूर्ण स्थान देता है। तो दो भागों में बांटा जा सकता है, राष्ट्रीय हित और जो है विश्वव्यापी क्रांति का दूरवर्ती लक्ष्य। पेकिंग का राष्ट्रीय हित अपने देश के सभी पुराने प्रदेशों को साम्यवादी शासन के अंतर्गत लाना। दूसरा मौलिक राष्ट्रीय सुरक्षा का है। इस दृष्टि से साम्यवादी चीन एशिया में सभी पश्चिमी शक्तियों को निकालना चाहता है, यानी कि जो साम्यवादी चीन है वो एशिया से पश्चिमी शक्तियां हैं उन सभी को निकालना चाहता है। और जापान या भारत जैसे किसी अन्य एशियाई राष्ट्र को सुदृढ़ सैनिक शक्ति नहीं बनने देना चाहता, यानी कि एशिया में उसके दो प्रतिद्वंदी हैं जापान और भारत, तो वो दोनों को जो है सुदृढ़ शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता। उत्तरी कोरिया तथा वियतनाम को अपने देश की रक्षा के लिए वह बहुत अधिक आवश्यक समझता है, देना चाहता। उसकी विदेश नीति के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। चीन की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना। दूसरा है चीन को एक महाशक्ति, तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में पुनः स्थापित करना, यानी कि जो चीन की स्वतंत्रता अखंडता की रक्षा करना, तीसरी महाशक्ति के रूप में जो चीन को शक्तिशाली बनाना। तीसरा जो उद्देश्य है उसका कि एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना, जो एशिया महाद्वीप में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपना प्रभुत्व स्थापित करना। नंबर 4 है एशिया और अफ्रीका में साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना और साम्राज्यवादी शक्तियों विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध संघर्ष में साम्यवादी देशों का सहयोग करना, यानी कि वो अमेरिका को अपना प्रतिद्वंदी समझता है। नंबर 5वां जो उद्देश्य इसका कि प्रवासी चीनियों के हितों, अधिकारों, परिवार और संपत्ति की रक्षा करना। नंबर 6 है चीनी सीमाओं का विस्तार करना। नंबर 7 है सोवियत संघ अथवा रूस के प्रभाव क्षेत्र को काटना। और नंबर 8 है चीनी राष्ट्र की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना। तो इस प्रकार से जो है ये 7-8 जो है चीन की विदेश नीति के उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों के भी आप अपनी नोटबुक से देख लें या मैंने जो बोला उसको आप नोट कर लें कि पहला है उसकी स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना, जो दूसरा है चीन को महाशक्ति की तरह से बनाना, विश्व में तीसरी महाशक्ति बनाना, एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना, एशिया और अफ्रीका में साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध संघर्ष में जो साम्यवादी देशों का सहयोग करना, प्रवासी चीनियों के हितों, अधिकारों, परिवार, संपत्ति की रक्षा करना, चीन सीमाओं का विस्तार करना, सोवियत संघ पर उसके प्रभाव क्षेत्र को काटना, चीनी राष्ट्र की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना। तो ये साथियों हैं चीन की विदेश नीति के उद्देश्य हैं। और चीन की जो विदेश नीति के निर्माण तक है वो अपनी क्लास अगले वाली क्लास में अपने को पढ़ेंगे। तो साथियों सामान्य चीन की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के अभ्युदय का महत्व यहाँ मैंने लिख दिया है। सामान्य चीन की विदेश नीति के जो उद्देश्य को मैंने आपको यहाँ बोलकर बताया है। आगे वाले टॉपिक में अपन आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।